नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यदुवंशी आज आपके लिए लेकर आया हूं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी व्याकरण पर। शब्द विचार के अंतर्गत आने वाले शीर्षकों से जो भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी और परीक्षा में पूछे गए पुराने प्रश्न हैं, उन्हीं का यह संकलन है जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप अपने मित्रों के पास जो किसी भी प्रकार की परीक्षा जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन लोगों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा समय न लगाते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ, जिसमें हमने शब्द विचार के अंतर्गत आने वाले शीर्षकों से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। तो देखिए हमारे विकल्प हैं खा, छा, ठा, धा, चा, डा, मा, शा, धा या दा, धा। तो महाप्राण वर्णों की जो पहचान है वो ये है कि किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा और उसके साथ साथ ऊष्म वर्ण जो कि शा, सा, सा, हा होते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और उसके साथ साथ अंतस्थ वर्ण और सभी स्वर वर्ण अल्प प्राण होते हैं। अतः हम देखेंगे विकल्प में खा दूसरा वर्ण है, छा दूसरा वर्ण है और ठा भी दूसरा वर्ण है। इसलिए हमारा उत्तर जो सही है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग, वो सही है ए। अब चलेंगे हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है, सघोष वर्ण कौन सा है। तो सघोष वर्ण की पहचान है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है सघोष कहलाता है। पहला दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। अघोष में आप जान लीजिए कि ऊष्म वर्णों के 3 वर्ण शा, शा, सा आपके अघोष होते हैं। या, रा, ला, वा, हा ये आपके सघोष होते हैं और इसके साथ साथ सघोष स्वर भी होते हैं। तो पा हमारा जो है वो पहला वर्ण है, था हमारा जो है दूसरा वर्ण है और बा तीसरा वर्ण है। अतः जो है इसका उत्तर जो है सघोष वर्ण बा होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख जिह्वा का स्पर्श मुख में किसी न किसी भाग से होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो 25 है। का से लेकर म तक सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ देखना है किस वर्ग में सभी स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ का, रा, ला, हा है पहले विकल्प में, का, चा, पा, दा। तो यही जिसमें का, चा, पा और दा दिया गया है आपका स्पर्श व्यंजनों का वर्ग है। या, शा और हा, शा जो है आपके ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए विकल्प सही नहीं होगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर का मतलब है कि जो बिना किसी के योग से दीर्घ बने, है ना, मूल दीर्घ स्वर कहलाता है। तो हमारे विकल्प हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ओ। तो इसमें जो मूल दीर्घ स्वर है वो आपके बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है और मूल दीर्घ स्वर का जो विकल्प नहीं है वो आपका है ओ। इसलिए हमारा विकल्प सही है डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर अगर बात करें तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो हमारा विकल्प जो है 2, 3, 4, 5 में से है। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो हमारा होगा विकल्प ए। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हमारे विकल्प हैं 2, 3, 4 और 5। तो मैं आपको बता दूं, जिह्वा के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें अग्र, मध्य और पश्च 3 प्रकार होते हैं। तो हमारा जो उत्तर सही है कौन सा हो जाएगा, विकल्प संख्या बी हमारा सही है, 3 जिसमें दिया गया है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर, निम्न में से पार्श्विक ध्वनि है। हमारे विकल्प हैं ड़, ल, रा और चा। तो मैं आपको बता दूं, ड़ आपका जो है नासिक ध्वनि है, ला आपकी पार्श्विक ध्वनि है, रा को लुंठित ध्वनि कहा जाता है
और चा आपका जो है वो स्पर्श व्यंजन है या स्पर्श ध्वनि है, इसलिए हमारा उत्तर सही होगा ला, यानी कि विकल्प बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। बड़ी छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है? हमारे विकल्प हैं कंठ, मूर्धा, तालु, ओष्ठ। तो जो इसका उच्चारण स्थान है वो होता है, इसका सूत्र है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु अर्थात छोटी ई और बड़ी ई और चवर्ग, इनका उच्चारण जो है तालु से होता है। इन्हें तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर आपके विकल्प हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा आ, छोटा ऊ। तो ये बड़ा सरल प्रश्न है, इसमें दीर्घ स्वर बताना है। विकल्प हमारा सही होगा बड़ी ई वाला विकल्प, ऑप्शन बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? वह वर्ण जिसके उच्चारण में ओष्ठ का प्रयोग होता है उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। तो हमारे विकल्प हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई और ऊ। तो आप जान लीजिए उपपदमानीया नाम ओष्ठा, ये सूत्र है। इसका मतलब ये है कि ऊ और पा वर्ग का उच्चारण जो है ओष्ठ से होता है, इसलिए ऊ को हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत ध्वनि है। विकल्प हमारे हैं भा, दा, था और ता। तो देखिए स्पर्श सभी हैं, दंत 3 ध्वनियाँ हैं जिसमें दा, था और ता है। अगर बात करें महाप्राण की तो केवल था वर्ण ऐसा है जो महाप्राण है, क्योंकि ये दूसरा ही वर्ण है, ता, था, दा, धा। ठीक, तो उत्तर सही होगा हमारा सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो शब्दकोश में जो है श का क्रम वो आपका आता है का के बाद। हमारे विकल्प हैं का, छा, शा और ता। अतः हमारा विकल्प जो सही होगा वो है विकल्प 1 का सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ विकल्प आपके हैं चा, छा, जा, झा, टाठा, डाढ़ा, पाफा, बा, भा, ता, था, दा, धा। ये 4 विकल्प हैं। और जो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं उनमें आप जानते हैं रिटुर सानाम मूर्धा, यानी कि री और टा वर्ग आपके मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। तो हमारा उत्तर सही है विकल्प संख्या बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है? हमारे विकल्प हैं श, यानी कि मूर्धन्य सा, क्षत्रिय वाला छा, ज्ञा और श्रा। तो आप जानते हैं संयुक्त व्यंजन छ, त्रि और ज्ञा, श्रा, ये 4 वर्ण आपके संयुक्त व्यंजन हैं। हमारा पहला विकल्प जो कि मूर्धन्य सा है वही उत्तर है, ऑप्शन ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्दों के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेखा चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, तिर्यक चिन्ह। तो जो किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे जो रेखा खींची जाती है उसे अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। विकल्प हमारा सही है बी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? हमारे विकल्प हैं योजक, निर्देशक, अवतरण, कोष्ठक। जब संज्ञा की द्विरुक्ति यानी कि संज्ञा का 2 बार प्रयोग होगा तो वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। विकल्प सही है ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। हंस पद किस विराम चिन्ह का दूसरा नाम है? हमारे विकल्प हैं लोप विराम, अल्प विराम, त्रुटि विराम, पूर्ण विराम। तो हंस पद जो होता है जिसे कि हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं वो हमारा लोप विराम का दूसरा नाम है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आएँ तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? हमारे विकल्प हैं अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम। तो कई संज्ञाएं एक ही वाक्य में आए तो वहाँ पर अल्प विराम लगता है। विकल्प हमारा सही है ए। अगला प्रश्न है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में
किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो एक बात यहाँ महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि जब एक एक कॉमा के अंदर में लिखा हो तो उद्धरण चिन्ह इकहरा, और अगर 2 कॉमा के अंदर लिखा हो तो दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। हमारा विकल्प सही है डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? हमारे विकल्प हैं अर्धविराम, लाघव चिन्ह, संकेत चिन्ह, अल्प विराम। तो जब एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है वाक्य में तो वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग होता है। हमारा उत्तर सही है ए। अब अगला प्रश्न है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, इसके आगे विकल्प दिया गया है, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो उपसर्ग की परिभाषा आपको जब पढ़ाई गई थी तो बताया गया था कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। विकल्प हमारा सही है सी। अब अगला प्रश्न हमारा है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? हमारे विकल्प है नी, धानी, बड़ी ई, आनी। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, जो सावधानी है इसमें मूल शब्द आपका जो है वो सावधान है, और इसमें ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द बना है सावधानी। हमारा विकल्प सही है सी। अगला प्रश्न है, सुशिक्षित में उपसर्ग है सु और शिक्षित, ठीक है। सुशिक्षित का जो उपसर्ग है वो हमारा है सु उपसर्ग। विकल्प ए सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, विशेषण में संज्ञा को पहचानिए। निम्नलिखित विशेषण में संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। तो आसमानी जो है विशेषण है, ठीक है, नियमित भी विशेषण है, पाश्चात्य आपका जो है वो भी विशेषण है, और अनुशासन आपका संज्ञा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब शब्द है, ठीक है, विशेषण, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, विशेष। तो ये जो है गरीबों की सहायता करो में जो गरीब शब्द है वो आपका है जातिवाचक संज्ञा। विकल्प सी सही है। अगला हमारा प्रश्न है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? हमारे विकल्प हैं बहुवचन पुल्लिंग, एकवचन पुल्लिंग, एकवचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग। तो क्रियार्थक संज्ञाएं हमेशा किस रूप में रहती हैं? याद रखिएगा, क्रियार्थक संज्ञाएं हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में होती हैं। हमारा उत्तर सही है विकल्प बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? एक बात याद रखिएगा, वैसे तो नेपोलियन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन अगर किसी गुण विशेष को किसी दूसरे में प्रकट करने के लिए उस शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। यहाँ हमारा विकल्प सही होगा, विकल्प बी, जातिवाचक संज्ञा। स्त्रीलिंग शब्द को अलग करना है अगले प्रश्न में। हरकत, हमला, हवाला, हुलास, इन 4 शब्दों में हमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है। तो हरकत जो शब्द है वो हमारा स्त्रीलिंग का है। उत्तर सही है ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? हमारे विकल्प हैं फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी। तो रिपोर्ताज याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार की परीक्षाओं में आया हुआ है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। विकल्प हमारा सही है ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जवान, बालक और मनुष्य जातिवाचक संज्ञाएं हैं। सुंदर हमारा विशेषण शब्द है, इसलिए विकल्प सही है सी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो राज्यपाल एक ऐसा शब्द है जो कि एक नहीं है, जितने राज्य हैं उतने राज्यपाल हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। विकल्प हमारा सही है बी। अगले प्रश्न की तरफ चले तो निम्न में से संज्ञा शब्द है गंगा, नीला, पुराना, मोटा। तो गंगा नाम है इसलिए संज्ञा शब्द है। नीला, पुराना और मोटा ये आपके विशेषण शब्द हैं। हमारा उत्तर सही है ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर।
निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा, आभार। दया की जाती है, माया हो जाती है, भाषा बोली जाती है और आभार प्रकट किया जाता है। इसलिए हमारा उत्तर सही है विकल्प डी, आभार सही है। अगला प्रश्न है, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी? मिठाई, मिठास, मीठी, मधुर। तो मिठाई आपका जो है वो आपका विशेषण है, मीठी ये भी आपका जो है नाम भी हो सकता है, मधुर भी विशेषण है और मिठास आपकी भाववाचक संज्ञा है। विकल्प बी सही है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो आप लोग जानते हैं भाववाचक संज्ञा जो है हमेशा प्रत्ययों के योग से होती है और यहाँ पर राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, सौराष्ट्र 4 विकल्प हैं और जिसमें प्रत्यय लगा है वो हमारा विकल्प है सी, वही भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दाती, दात्र, दात्री, यात्री। तो यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग दाता शब्द का वो हमारा होगा दात्री, जो कि सी विकल्प में है। उत्तर सही होगा विकल्प सी, दात्री। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हमारे विकल्प हैं प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। ये ध्यातव्य प्रश्न है, याद रखने वाली बात है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। हमारा उत्तर सही है डी। अगले प्रश्न पर चले। लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक है? विकल्प है अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक। तो लड़का जो है पेड़ से गिरा और पेड़ से अलग हो गया। अपादाने पंचमी है ना, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, ये सूत्र है। और जब कोई किसी से अलग होता है, किसी वस्तु से या व्यक्ति से, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो याद रखिएगा कर्ता के साथ ने का प्रयोग पूर्वी हिंदी की किसी भी बोली में नहीं होता है। हमारा उत्तर सही है पूर्वी हिंदी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। आप जानते हैं कि बाजार में लोगों का समूह होता है, बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर, इसलिए हम आसानी से इस बात का अनुमान कर सकते हैं कि बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। अगला प्रश्न हमारा है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? विकल्प हमारे हैं कर्ता कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। तो जो परसर्ग चिन्ह दिखाई दे रहा है वो हमारा अधिकरण कारक का है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है में पेपर, है ना। तो उत्तर सही हो जाएगा विकल्प डी, अधिकरण कारक। अगला हमारा प्रश्न है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देव, देवी, मामा, मामी, कांत, कांति, गधा, गधी। तो यहाँ पर जो विकल्प सी है कांत का हो जाएगा, कांता। इसलिए ये जो है जोड़ा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, वीर का स्त्रीलिंग है वारांगना, वीरांगना, वीरगति, वीरावती। तो वारांगना जो है वो वेश्या का पर्याय है, वीरांगना जो है वो वीर का स्त्रीलिंग है। वीरगति का मतलब आप लोग जानते हैं, जब कोई व्यक्ति जो है शहीद हो जाता है तो उसे वीरगति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है। हमारे विकल्प हैं क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संयोजक। तो राम धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे धीरे शब्द जो है विशेषता बता रहा है पढ़ने की, और पढ़ना क्रिया है, इसलिए हमारा विकल्प सही है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, समुच्चय बोधक को कहते हैं विकारी, अविकारी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समुच्चय बोधक वे होते हैं जिनमें लिंग, पुरुष और वचन से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, और जब परिवर्तन नहीं हो सकता है तो उन्हें हम अविकारी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मनोहर शब्द में संधि है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। तो इसका जो विच्छेद है वो है मनः धन हर बराबर मनोहर, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अतः हमारा विकल्प
बी सही है, मनोहर में विसर्ग संधि होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला हमारा प्रश्न है, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, मिश्रित। तो रूढ़ शब्द वे हैं जिनके खंड सार्थक नहीं होते हैं, और यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, और योग रूढ़ शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर तो बनते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। तो पंकज और जलज हमारा योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तद्धित प्रत्यय आप लोग जानते हैं, संज्ञा अथवा जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसके विकल्प हैं वार्षिक, भिड़ंत, लड़ाई, मिलाप। तो भिड़ क्रिया है, लड़ क्रिया है, मिल वो भी क्रिया है, और वर्ष जो है वो आपका संज्ञा है, और इसमें जुड़ा हुआ प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। विकल्प सही है ए। अगला प्रश्न है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है आपका, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, ये एक प्रकार से संकेतवाचक वाक्य है। अगर पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है, अर्थात उसे तद्भव नहीं बनाया गया है? अफसर, ऑफिसर शब्द था, उसका तद्भवीकरण होकर के अफसर हुआ। कैप्टन का तद्भवीकरण हुआ कप्तान हुआ। लैंटर्न का तद्भवीकरण हुआ तो लालटेन हुआ। हॉस्पिटल जो शब्द दिया गया है इसका तद्भवीकरण नहीं हुआ है। यही हमारा उत्तर है, विकल्प डी। इसी के साथ आज की हमारी प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहें हिंदी सर्वस्व, जहाँ हम नियमित रूप से हिंदी विषय में कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे हैं। आने वाले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।